हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और सबसे पहले तो सॉरी, मैं अपडेट देने के बाद भी चैप्टर नहीं पोस्ट कर पाई। रीज़न था कि हमारी जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर छठ पूजा की प्रिपरेशन हो रही थी और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रही थी। ठीक है। और जो कहानी है वो ऑलमोस्ट अपने हुक पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है और अब कहानी जो है वो अंत की तरफ बढ़ रही है। अगली स्टोरी क्या होगी, कैसी होगी, मुझे सिर्फ एक ही इंसान ने रीबर्थ के ऊपर वो किया था, तो रीबर्थ तो मैंने नहीं लिखा है। एक्चुअली मेरा जो जॉनर है वो रोमांस और कंटेम्प्रेरी रोमांस और सस्पेंस थ्रिलर है, तो रीबर्थ मैंने नहीं लिखा है, बट मैं ट्राई करूँगी। इसके अलावा अगर किसी की कोई और इच्छा है कि अगली कहानी किस जॉनर पर होनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी कुछ ही एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। आस्तिक और अरुणिमा का ये सफ़र ख़त्म होगा, लेकिन आस्तिक और अरुणिमा फिर भी आपके साथ बने रहेंगे। और वो कैसे बने रहेंगे ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट एपिसोड में। पहले आप कहानी सुनिए। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में लिया हुआ था। उसने अरुणिमा के सिर को सहलाते हुए अपने मन में कहा, मैं वादा करता हूँ अरुणिमा की जब तुम्हारी साइको बहन हमारी जिंदगी से चली जाएगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने से पहले मैं इस कहानी को यही खत्म कर देना चाहता हूँ। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वह एकदम से अरुणिमा से अलग हुआ, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसने अरुणिमा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, आई लव यू अरुणिमा। अरुणिमा की आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा आश्चर्यचकित हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, अचानक से तुम आई लव यू क्यों कह रहे हो? आस्तिक ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया और कहा, बस ऐसे ही मन किया कहने का, इसलिए कह दिया। अरुणिमा हंसते हुए बोली, आई लव यू माई बीस्ट। आखिरकार फ्लाइट लैंड कर गई और आस्तिक अरुणिमा को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। आस्तिक की गाड़ी सामने खड़ी थी। अरुणिमा ने देखा तो वह हैरान हो गई। आस्तिक का स्टाफ आज भी लगभग वैसा ही था जैसा पहले था। मतलब कि जो लोग आस्तिक के साथ काम करना चाहते थे, वे उसकी परिस्थितियों को देखकर उससे दूर नहीं भागे थे, बल्कि उसके साथ आज भी खड़े थे। आस्तिक अरुणिमा को लेकर गाड़ी के पास गया। उसने अरुणिमा के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसने अरुणिमा के लिए दरवाजा खुद ही खोला था, लेकिन अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम जाओ, मैं टैक्सी ले लूंगी। आस्तिक चौंक गया और उसने कहा, मतलब तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? अरुणिमा ने बोला, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अपने मुंबई वाले ऑफिस जाकर वहां पर कुछ चेक करना चाहती हूँ। इसलिए तुम यहाँ से अपने काम पर जाओ और मैं यहाँ से अपने ऑफिस जा रही हूँ। पर प्रॉमिस, शाम को मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। आस्तिक उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। पर उसने अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ करते हुए कहा, तो फिर तुम इस गाड़ी में जाओ। मैं दूसरी गाड़ी मंगवा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम टैक्सी में सड़कों पर धक्के खाओ। इसीलिए तुम इस गाड़ी में अपने ऑफिस जाओ, अपना काम खत्म करो और शाम को घर आ जाना, क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है। ये कहते वक्त आस्तिक की आंखों में शरारत थी और उसने मजाक में उसके कंधे पर हल्की सी मारते हुए कहा, कहीं भी शुरू हो जाते हो? आस्तिक मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अरुणिमा को अंदर बैठने का इशारा करते हुए कहता है, शुरू भले ही कहीं भी हो जाऊं, लेकिन खत्म तुम पर ही होगा। अरुणिमा मुस्कुरा देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। आस्तिक ने गाड़ी बंद करने से पहले उसके गालों पर एक किस किया और फिर गाड़ी का दरवाजा बंद करके उसे बाय कहा। उसने ड्राइवर को ठीक से ड्राइविंग करने का इंस्ट्रक्शन दिया। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को लेकर चला जाता है, आस्तिक की दूसरी गाड़ी वहां पर आ जाती है। आस्तिक उसमें बैठ जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पुलिस स्टेशन चलो। अरुणिमा वहां से सीधे अपने मुंबई ब्रांच के ऑफिस में पहुंचती है। यह उसका और देव का पार्टनरशिप में खड़ा किया गया एक कंपनी थी। वह जल्दी से ऑफिस में गई। किसी को उसके आने की खबर नहीं थी, पर जब सबने अरुणिमा को देखा तो जल्दी जल्दी से अपना काम उसके सामने प्रेजेंट करने लगे। पूरा दिन कैसे बीत गया, अरुणिमा को पता ही नहीं चला। वैसे भी उसे ये सब जल्दी खत्म करना था, क्योंकि उसे शाम को वापस आस्तिक के पास जाना था। वह उसके बिना खुद को एक पल के लिए भी इमेजिन नहीं कर पा रही थी। इसलिए जल्दी जल्दी से उसने सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स और अकाउंट की डिटेल्स चेक की। शाम को जब वह वापस जाने के लिए निकली तभी उसका फोन बजने लगा। उसने जब फोन निकाला तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसकी माँ का फोन था। वैसे तो उसकी माँ और उसके पिताजी इस समय अपनी वेकेशन पर थे,
उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सारी जिम्मेदारियां अरुणिमा को दे दी थी और अब अपने बुढ़ापे के दिन किसी शांत जगह पर गुजार रहे थे। लेकिन आशा जी का फोन देखकर अरुणिमा एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत फोन कान पर लगाते हुए कहा, हेलो माँ। अरुणिमा बेटा। सामने से उसके पापा की आवाज आई। अपने माँ और पापा की आवाज सुनकर अरुणिमा एकदम से खुश हो गई और बोली, पापा आप कैसे हैं? माँ आप कैसी हैं? और आप दोनों की छुट्टियां कैसी चल रही हैं? अरुणिमा के पिता ने कहा, हम ठीक है बच्चे। पहले ये बताओ, तुम कैसी हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी ठीक हूँ और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने इस वक्त फोन किया। अभी तो वहाँ रात हो रही होगी ना। इस वक्त तो आप दोनों को सो जाना चाहिए था। आप दोनों अब तक जाग क्यों रहे हैं? सामने से आशा जी ने कहा, जागेंगे कैसे नहीं बेटा, हमें नींद ही कहाँ आ रही है। जब से हमने तुम्हारी और आस्तिक के एक साथ फिर से होने की खबर सुनी है, हमारी तो नींद और चैन सब उड़ गया है। पूरे सोशल मीडिया में तुम दोनों की बातें फैल रही हैं। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई। उसने नकली खांसी करते हुए कहा, माँ आपने इसके लिए फोन किया है? सामने से आशा जी हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या बेटा, सच बताओ, जो खबरें फैल रही हैं वो सच है या सिर्फ अफवाह? तभी अरुणिमा को फोन की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। ये वही गाड़ी और वही ड्राइवर था जो आस्तिक ने उसे दिया था। क्योंकि ड्राइवर को ही पता था कि आस्तिक अभी कहाँ रह रहा है, इसलिए अरुणिमा चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। फोन अभी भी चल रहा था। उसने जब आवाज सुनी तो पाया कि उसके माता पिता बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनकी बातों में ही उनकी खुशी झलक रही थी। वैसे तो वे चाहते थे कि वे दोनों हमेशा से ही खुश रहें। अरुणिमा को लगा कि जब उसने आस्तिक से तलाक ले लिया था, तो इस बात का सबसे ज्यादा विरोध उसकी माँ ही करेगी। लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि बस थोड़ी सी निराशा हुई थी। पर उन्हें खुशी थी कि अरुणिमा अपना फैसला खुद ले रही है और उन्होंने उसका पूरा साथ दिया था। अब अरुणिमा को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने आस्तिक पर शक किया, कि वह उससे प्यार नहीं करता। शायद इसलिए क्योंकि वह उनकी अपनी बेटी नहीं है। सामने से आशा जी खुश होते हुए बोली, तो हम दोनों जल्दी आने की कोशिश करें ताकि तुम्हारी और आस्तिक की शादी फिर से करवा सकें। आशा जी की बात सुनकर अरुणिमा चौंक गई। आज आस्तिक ने उसे शादी का वादा किया है और कहा है कि वह जल्दी अरुणिमा से शादी करेगा। लेकिन अरुणिमा अभी इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप को थोड़ा और चलाना चाहती थी। वह इसे थोड़ा और एंजॉय करना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आस्तिक वापस जरूर आया है लेकिन हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं। दरअसल हमें थोड़ा टाइम चाहिए। एकदम से शादी करना बहुत जल्दी हो जाएगा। और जिस तरीके से हमारी जिंदगी में चीजें घटी हैं, हमें लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। पर सामने से आशा जी ने कहा, अरुणिमा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर वह और तुम एक साथ हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। देखो, जितना तुम इस बात को खींचोगी उतना ही ये चीज और बढ़ती जाएगी। क्या आस्तिक तुमसे शादी नहीं करना चाहता है? उसने मना किया है तुमसे शादी करने के लिए। बस तुम्हारे साथ यूं ही रह रहा है। अरुणिमा तुरंत बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आस्तिक मेरे साथ बस यूं ही नहीं है। उसने मुझसे कहा है कि वह मुझसे शादी करेगा और हम शादी करेंगे भी। लेकिन अभी इसी वक्त हम एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में हैं और हम बस अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत पल को जीना चाहते हैं। आस्तिक मुझे सच में प्यार करता है और यह बात मैंने उसकी आंखों में देखी है। हम दोनों शादी जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अरुणिमा अपने माता पिता से बात कर ही रही थी कि उसका ध्यान आया कि यह गाड़ी ड्राइवर जिस तरफ ले जा रहा है, वह जगह कोई और नहीं बल्कि आस्तिक का वही हिल स्टेशन वाला फार्म हाउस है, ग्रीन माउंटेन। अरुणिमा इस वक्त अपनी माँ से बात कर रही थी, जब उसकी नजर उस बोर्ड पर गई जो रास्ते को दर्शा रहा था। उसने देखा कि वो रास्ता सीधे ग्रीन माउंटेन की तरफ जा रहा था। उसका और आस्तिक का वो आशियाना, जिसे उन दोनों ने अपने प्यार और मोहब्बत की निशानी की तरह संजो कर रखा था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आस्तिक ने आज भी उनके उस खूबसूरत घर को, जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था, सलामत रखा हुआ था। सामने से आशा जी ने कहा, अरुणिमा, देखो अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे लगता है कि तुम्हें और आस्तिक को शादी कर लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन का इंतजार तुम्हें इतना भारी पड़ जाए। वैसे भी तुमने उसके लिए 1 साल इंतजार किया है। अरुणिमा ने कहा, माँ, इंतजार सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि आस्तिक ने भी मेरा 1 साल तक किया है। इसलिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और आस्तिक शादी जरूर करेंगे, पर अभी नहीं।
हाँ, जब भी शादी करेंगे हम आपको बताएंगे। अच्छा माँ, मैं अब रखती हूँ। आशा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना और अगर समय मिले तो हमारी आस्तिक से बात जरूर करवाना। आई लव यू बच्चे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू माँ, आई लव यू पापा। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अरुणिमा की नजर बाहर गुजरते हुए रास्ते पर थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसके माता पिता को इस बारे में पता चला था कि वो फिर कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने दिल से अरुणिमा को जिंदगी जीने की प्रेरणा दी और आगे बढ़ने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अरुणिमा की इस कमी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और यह कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अरुणिमा कैसे खुश रहती है। उसके माता पिता के लिए अरुणिमा की खुशी सबसे पहले मायने रखती थी। गाड़ी ग्रीन माउंटेन के उस खूबसूरत फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। अरुणिमा की नजर एक बार फिर उस फार्म हाउस पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही घर था जो आस्तिक और उसके उन खूबसूरत दिनों का गवाह बन रहा था जब उन दोनों ने एक दूसरे के लिए प्यार महसूस किया था। अरुणिमा ने देखा कि उस घर को नए तरीके से पेंट किया गया है, लेकिन उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। हालांकि गार्डन में शायद नए फूल लगाए गए थे क्योंकि पहले यहाँ पर इतने सारे फूल नहीं थे। अब फूलों की संख्या बढ़ गई थी और इतने रंग बिरंगे फूल देखकर अरुणिमा का मन बहुत खुश हो गया। हालांकि रात का वक्त था, लेकिन फिर भी गार्डन की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अरुणिमा मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकली और मुस्कुराकर उसने ड्राइवर को थैंक यू कहा। उसके बाद वह अपनी हाई हील्स के साथ फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी हुई। उसकी नजर दरवाजे पर लगे कीबोर्ड पर गई। अचानक से उसे वह दिन याद आ गया जब वह इस फार्म हाउस पर पहली बार आई थी और उसे पासवर्ड नहीं पता था। तब वह पहली बार खिड़की से कूदकर अंदर गई थी। उस दिन को याद करते हुए अरुणिमा के चेहरे पर एक हंसी आ गई। कैसी बच्चों जैसी हरकतें की थी उसने। वहां नेहा रायचंद इस वक्त आस्तिक के घर पर थी और वह अरुणिमा के आने की खबर सुनकर ही वहां आई थी। वह सीधे सीधे अरुणिमा के ऊपर इल्जाम लगा रही थी और आस्तिक को ये बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा था। वह अरुणिमा को सपोर्ट कर रहा था और यही बात नेहा रायचंद को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसने गुस्से में कहा, आस्तिक, तुम पागल हो गए हो क्या? इस लड़की के धोखे और चालबाजी को तुम समझ नहीं रहे हो। पहले भी इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी और वह आज फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने तुम्हारी जिंदगी में चली आई है। लेकिन इस बार अरुणिमा ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, आप गलत कह रही हैं। मैं आस्तिक की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं और आस्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस प्यार में कोई धोखा या चालबाजी नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप जैसा सोच रही हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। नेहा रायचंद चिल्लाकर बोली, तुम एक चालबाज औरत हो। 1 साल पहले तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था और पुष्कर के सामने आते ही तुम्हें सच कबूल लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वहां पर महान बनना था ना। बाप बेटे के बीच दरार पैदा करनी थी। लो, हो गया जो तुम चाहती थी। अलग हो गया है मेरा बेटा मुझसे और अपने परिवार से। वह अलग अपनी जिंदगी जीता है। इसीलिए मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो आस्तिक तुम्हारे पीछे इतना पागल हो गया है। तुम तो उसे बच्चा भी नहीं दे सकती। चुप हो जाए माँ। आस्तिक की आवाज एकदम से हाल में गूंज उठी। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था, जिसे देखकर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अरुणिमा की आंखें घबरा गईं। हालांकि नेहा जी की बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि 1 साल बाद फिर से उसके दर्द को कुरेदा जा रहा था। पर नेहा रायचंद ने अपना चेहरा सख्त कर रखा था और उसकी आंखें पूरी तरह आस्तिक के ऊपर ही टिकी हुई थी। आस्तिक का चेहरा इतना ज्यादा भयंकर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था वह अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा है। जहां उसका बीस्ट बाहर आने के लिए बेताब था, तो वहीं अरुणिमा का साथ उसे रोक रहा था। अरुणिमा के प्यार के सामने उसका बीस्ट कमजोर पड़ रहा था और आस्तिक इस वक्त अपने अंदर एक महासंग्राम से लड़ रहा था। बस वही जानता था कि इस वक्त उसने खुद को नेहा जी और अरुणिमा के सामने कैसे संभाला हुआ है। वरना किसी और ने अगर यह कहने की हिम्मत रखी होती, तो शायद आज तक का उसका बीस्ट इस वक्त अपना कहर बरसा चुका होता। उसने कसकर अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, चलो यहाँ से। आस्तिक की गहरी आवाज सुनकर नेहा जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ कसके पकड़ लिया और उसे खींचकर सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा।
नेहा जी ने गुस्से में पैर पटकते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आ जाओगी तो क्या उसकी जिंदगी में फिर से जगह लेने में कामयाब रहोगी? तुम पहले भी मेरे बेटे के लायक नहीं थी। बस तब हमने तुम्हें इसीलिए बर्दाश्त किया था क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने पुष्कर जी से तुम्हारी सुरक्षा का वादा लिया था। अरुणिमा के कदम अचानक से रुक जाते हैं और आस्तिक का चेहरा सख्त हो जाता है। अरुणिमा ने पलटकर हैरानी से नेहा जी को देखा। वह अभी भी उसे अपनी खंजर जैसी निगाहों से देख रही थी। अरुणिमा को समझ नहीं आया कि नेहा जी किस बारे में बात कर रही हैं। उसे सिर्फ इतना पता था कि पुष्कर जी और उसके पिता के बीच आस्तिक और उसकी शादी को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन वह तो बिजनेस के बीच का समझौता था। इसमें अरुणिमा की सुरक्षा और सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से पूछा, मेरी सुरक्षा का वादा? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? लेकिन आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वह कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं। ये बात मायने नहीं रखती है। माँ बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। उनकी तरफ ध्यान मत दो। और उसके बाद आस्तिक ने अपनी लाल आंखों से नेहा जी को घूरा, जिसे देखकर उनकी निगाहें अपने आप दूसरी तरफ हो गईं। वह गुस्से में वहां से बाहर चली गईं। उनके जाते ही अरुणिमा ने आस्तिक से पूछा, वह क्या कहना चाहती थी? क्या वह ये सब बस इसलिए कह रही थी क्योंकि वह मुझसे नफरत करती हैं? आस्तिक के दिल में बेचैनी बढ़ गई। उसने अरुणिमा का हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन तुमसे नफरत करता है और कौन नहीं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आस्तिक के कहने पर अरुणिमा के चेहरे पर थोड़ी सामान्यता आई। आस्तिक ने तुरंत झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरुणिमा का दिल अभी भी नेहा जी की बातों से घबराया हुआ था और उसके दिमाग में उनकी बातें घर कर गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि आस्तिक उसे अपनी गोद में उठाकर ऊपर कमरे की तरफ ले जा रहा था। इस वक्त आस्तिक का मकसद सिर्फ अरुणिमा को प्यार करना ही नहीं था, बल्कि उसके दिमाग से नेहा जी की कठोर बातों को भी निकालना था। आस्तिक उसे प्यार से देख रहा था, जिसे देखकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आस्तिक उसे कमरे में ले जाकर पलंग के पास खड़ा कर देता है। अरुणिमा के चेहरे पर एक शर्म की परछाई आ गई थी। अब आस्तिक उसके करीब आने लगा तो अरुणिमा एकदम से उसके बगल से निकलकर दीवार की तरफ चली गई। आस्तिक भी पीछे पीछे सामने दीवार तक पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने होठों को दीवार पर महसूस किया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि अरुणिमा कमरे की दूसरी तरफ खड़ी है और खुश होकर एक तस्वीर देख रही है। वह तस्वीर उनकी शादी की थी, जो अब बड़े फ्रेम में वहां लगी हुई थी। हालांकि तस्वीर में दूल्हा बना आस्तिक बिल्कुल घमंडी और ठंडे चेहरे वाला दिख रहा था, लेकिन अरुणिमा एक प्यारी सी दुल्हन की तरह लग रही थी। अरुणिमा ने उत्साह से कहा, तुमने हमारी तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है? आस्तिक ने आंखें मूंदते हुए थोड़ा असहज होकर अपने मन में कहा, इस वक्त रोमांस की जगह तुम्हें कमरे की डेकोरेशन में इंटरेस्ट है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, बताओ ना, हमारी तस्वीर क्यों लगाई है? आस्तिक ने कहा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी एक भी सिंगल तस्वीर नहीं थी। बस यही एक तस्वीर थी जिसमें हम दोनों साथ थे। इसीलिए मैंने हमारी तस्वीर बड़े फ्रेम में लगवा दी, ताकि जब मैं सोकर उठूं, तो मेरी नजर सबसे पहले तुम पर पड़े। अरुणिमा के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा खिल गई। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे, जो वह पहले इस्तेमाल करती थी। वह तुरंत उनके पास जाकर बोली, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? आस्तिक ने कहा, मैंने ही तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। ये सब तुम इस्तेमाल करती थी ना, जब हम साथ थे। इसीलिए मैंने इन्हें फिर से रख दिया, ताकि तुम्हें वापसी पर सब कुछ अपनी जगह पर ही मिले। अरुणिमा ने प्यारे से स्वर में कहा, हाउ स्वीट। लेकिन तभी वह कमरे में रखे एक प्यारे से शोपीस को उठाते हुए बोली, तुमने इसे भी अभी तक रखा हुआ है? आस्तिक ने थोड़ी नाराजगी के साथ गहरी सांस ली और कहा, हाँ, इस कमरे का हर सामान जो तुम अपने हाथों से रख कर गई थी, अपनी जगह पर ही है। कुछ नए सामान जरूर ले आया हूँ, लेकिन कुछ हटाया नहीं गया। अब अगर तुमने कमरे को अच्छी तरह देख लिया है, तो मेरे पास आओ। अरुणिमा हंसते हुए उसके पास आई, लेकिन फिर दीवार पर लगी डार्क बोल्ड पेंटिंग देखकर बोली, ओह, तुमने इसे भी नहीं हटाया? आस्तिक भी पलटकर देखने लगा। वह पेंटिंग उसने इसीलिए रखी थी, ताकि उनके रोमांस में एक अच्छा सा थीम आ सके। लेकिन तभी अरुणिमा ने शरारती अंदाज में उसके बैकबम पर थपकी देते हुए कहा, तुम्हें अब भी वैसे ही वाइल्ड ख्याल आते हैं? आस्तिक की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं,
जब उसने अरुणिमा के हाथों को अपनी बैक महसूस किया। अरुणिमा ने आस्तिक की बम पर हाथ मारकर उसे एकदम से हैरान कर दिया। आस्तिक चौंक कर पीछे देखता है और उसने हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहा, क्या किया तुमने अभी अभी? अरुणिमा ने बिल्कुल अनजान एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और बोली, मैंने क्या किया है? आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं और वो उसे देखते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। 1 साल में बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गई हो तुम। लगता है तुम्हें मैं अभी तक ठीक से काबू में नहीं कर पाया हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिन मेरे साथ रहो, तुम्हें अच्छे से काबू में कर लूंगा और तुम्हारी हरकतों को भी समझ लूंगा। अरुणिमा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, मैं अब पहले वाली अरुणिमा नहीं हूँ जो किसी के डरने से उसकी बातों में आ जाऊंगी। मैं बदल चुकी हूँ और मैं तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। आस्तिक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अरुणिमा से कहा, तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अरुणिमा ने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, ये चैलेंज ही है। आस्तिक तुरंत अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू करते हुए अरुणिमा की तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत कमरे की दूसरी तरफ भागने लगती है और भागते हुए वो दरवाजे के पास पहुंच जाती है। लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, आस्तिक ने पासवर्ड लॉक लगा रखा था। उसने एक बार पासवर्ड ट्राई किया, लेकिन वो पासवर्ड नहीं था जो पहले इस्तेमाल होता था। उसने कमरे का पासवर्ड बदल दिया था। अरुणिमा की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उसने आस्तिक की तरफ देखा जो अपनी शर्ट खोलकर सोफे पर फेंक चुका था और अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ अरुणिमा की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और अपनी उंगली के इशारे से अरुणिमा को अपने पास आने का इशारा किया, पर अरुणिमा के चेहरे पर घबराहट आ गई, हालांकि उसे मजा भी आ रहा था। फिर भी उसने एक शरारती मुस्कान के साथ ना में सिर हिलाया और दूसरी तरफ भाग गई। आस्तिक उसके पीछे भाग नहीं रहा था, बल्कि आराम से टहल रहा था। बस अरुणिमा ही थी जो किसी बंदरिया की तरह इधर से उधर छलांग लगाकर आस्तिक से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस मास्टर बेडरूम में वो कहाँ ही जा पाएगी। ज्यादा से ज्यादा ड्रेसिंग टेबल से लेकर बेड तक और बेड से लेकर विंडो तक। अरुणिमा बेड के ऊपर चढ़ गई और डरते हुए उसने आस्तिक से कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसका चेहरा इतना बेबस लग रहा था कि आस्तिक को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन इस गलती की मैं तुम्हें माफी नहीं, सजा देना चाहता हूँ, ताकि तुम आइंदा से ऐसी गलती न कर सको। अब चलो, अच्छी बच्ची की तरह मेरे पास आओ, ताकि तुम्हें सजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अरुणिमा का चेहरा लटक गया। उसने अपना मुंह किसी बत्तख की तरह बाहर निकाल लिया था और वो छोटे छोटे पैरों से बेड से नीचे उतरती है और पैर पटक कर आस्तिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, दे दो मुझे सजा। उसकी इस बचकानी हरकत पर आस्तिक को हंसी और प्यार दोनों आ रहे थे। सच में, अरुणिमा जितना भी कह ले कि वो बदल चुकी है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल वैसी ही है और अगर मौका मिले तो पुरानी वाली अरुणिमा अपना बचकाना रूप दिखाने में पीछे नहीं रहती। इतनी बड़ी कंपनी को संभालते हुए और इतने सारे काम को अकेले हैंडल करके दुनिया के सामने एक मजबूत महिला की तरह दिखने वाली अरुणिमा, आस्तिक के सामने एक छोटी सी मासूम सी गुड़िया ही तो है, जो सिर्फ प्यार मांगती है, दुलार मांगती है, अपनापन और स्नेह चाहती है, और जब उसे ये सब मिल जाता है तो उसके अंदर छिपा मासूम बच्चा बाहर आ जाता है। आस्तिक आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसने अरुणिमा के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। अरुणिमा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और जो होने वाला था, उसके लिए तैयार हो गई, लेकिन अगले ही पल आस्तिक ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा और उसके माथे को चूम लिया। अरुणिमा का पूरा चेहरा शांत हो गया और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आस्तिक की निगाहें उसे बहुत प्यार से देख रही थी और अरुणिमा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो भी आस्तिक को मुस्कुराते हुए देखने लगी। एकदम से अरुणिमा आस्तिक के सीने से लग गई और आस्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यही तो वो विश्वास और प्यार था जिसे उन दोनों ने जीना शुरू किया था। ऐसा तो नहीं था कि उसके बाद आस्तिक ने अरुणिमा को परेशान ना किया हो। पूरी रात उसने अरुणिमा को खूब परेशान किया और उसकी सजा और मजा दोनों ही अरुणिमा ने एंजॉय भी किया था। सुबह की पहली किरण के साथ अरुणिमा की आंख लगी थी। वो अभी अभी सो ही रही थी, इसलिए आस्तिक ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो उसके बगल में लेटा हुआ था, एक ब्लैंकेट उसकी कमर तक था, जिसने अरुणिमा को भी ढक रखा था। डॉट डॉट वो अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी।
उसकी नज़र सिर्फ उस पोस्ट पर थी जो अरुणिमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की थी और वो इस वक्त आरुषि को ढूंढ रहा था, लेकिन पूरे पोस्ट में कहीं भी उसे आरुषि नजर नहीं आई। कमेंट सेक्शन और फॉलोअर्स में भी आरुषि कहीं नजर नहीं आ रही थी, जिसे देखकर आस्तिक का चेहरा साफ हो गया। उसने अपने मन में सोचा, कहाँ हो? ये लड़की मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली, लगता है मैंने इसे बहुत कम आंका था। इसका तो कोई आता पता ही नहीं। आस्तिक को उम्मीद थी कि सोशल मीडिया पर उसे तस्वीर के जरिए धमाका हुआ होगा और जरूर उसे आरुषि के बारे में कोई जानकारी मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आरुषि आस्तिक की सोच से भी ज्यादा होशियार है। आस्तिक ने तय कर लिया था कि उसे कुछ बड़ा करना होगा। आरुषि का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे आरुषि को बाहर लाना ही होगा। लेकिन अब इंतजार है एक सही समय का। तभी आस्तिक के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आस्तिक अरुणिमा को लेकर एक बड़े से होटल की पार्किंग में आकर रुका। अरुणिमा के चेहरे पर आश्चर्य और मुस्कान दोनों थे। आस्तिक उसे कहीं लेकर आया था, ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। आस्तिक गाड़ी से बाहर निकला और जल्दी से दूसरी तरफ जाकर अरुणिमा की तरफ का दरवाजा खोला। अरुणिमा भी गाड़ी से बाहर निकली और वे दोनों एक साथ होटल के अंदर पहुंच गए। अचानक ही अरुणिमा ने आस्तिक की सिक्योरिटी टीम को वहां पर देख लिया। आस्तिक की टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लॉबी में ले आया। अरुणिमा ने जब वहां पर पेंटिंग एग्जीबिशन देखी तो वह एकदम से हैरान हो गई। इतने सारे मीडिया के लोग और इन सब के बीच इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामी लोग उस पेंटिंग एग्जीबिशन में मौजूद थे कि अरुणिमा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आस्तिक उसे यहाँ लेकर आया है। वह एकदम से हैरानी से आस्तिक को देख रही थी और तभी उसने देखा कि मीडिया के लोग उन दोनों की तस्वीरें ले रहे हैं और वह जानती थी कि वे इन्हें मिर्च मसाला लगाकर हेडलाइन की तरह छापेंगे। उसने हैरानी से आस्तिक से पूछा, आस्तिक, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आस्तिक ने चुपचाप सारी पेंटिंग एग्जीबिशन को अपनी नजरों से निहारते हुए और अरुणिमा का हाथ थामे हुए ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने का इनविटेशन मिला है। जिस पेंटर का ये पेंटिंग एग्जीबिशन है, यह उसकी 50वीं पेंटिंग एग्जीबिशन है, इसीलिए उसने इस शानदार एग्जीबिशन में शहर के सभी बिजनेसमैन और रईस लोगों को इनवाइट किया है। तुम्हें जानकर खुशी नहीं हुई कि मैं अभी भी रईस बिजनेसमैन और शहर का नामचीन इंसान हूँ? अरुणिमा ने अपनी आंखें बंद की और फिर गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहा, तुम आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? आस्तिक ने तुरंत कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया था। उस दिन के बाद से जिंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया कि मैंने भी अपना हर पल मजाक में ही बिताना शुरू कर दिया। अरुणिमा ने तुरंत कहा, अरे, मैं वह नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझे इस पेंटिंग एग्जीबिशन में क्यों लेकर आए हो? मुझे कौन सी पेंटिंग की समझ है? आस्तिक उसकी बात पर तुरंत जवाब देते हुए बोला, तो तुम्हें क्या मैं पिकासो का मामा नजर आता हूँ? या लियोनार्डो दा विंची मेरा रिश्तेदार है? उसकी बात सुनकर अरुणिमा हंसने लगी, लेकिन आस्तिक ने उसका हाथ थामे हुए कहा, मुझे इनविटेशन मिला था और मैं अकेले नहीं आना चाहता था। वैसे भी मुझे पेंटिंग की कोई समझ नहीं है। तुमने भी कह दिया कि तुम्हें भी पेंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर जब दो नासमझ लोग किसी समझदार हाथों की बनाई हुई इस सुंदर रचना की पेंटिंग को देखेंगे तो हमारे सर में घंटा कुछ आएगा। इसलिए जस्ट चिल। पेंटिंग में कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ रंग एंजॉय करो। कुछ पसंद आ गया तो खरीद लेंगे, वरना पेंटर की तारीफ कर देंगे। अरुणिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आस्तिक अरुणिमा को लेकर एग्जीबिशन में आया और मीडिया के लोग लगातार उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे थे। यहाँ तक कि लाइव रिपोर्टिंग भी चल रही थी। आस्तिक उसे एक बड़े से कैनवास के पास ले आया, जहाँ पर बहुत सुंदर सी पेंटिंग की गई थी। वैसे ये पेंटिंग क्या थी, ये तो आस्तिक और अरुणिमा दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारे रंगों के बीच में कुछ अजीब सी लाइनें खींची हुई थी। अरुणिमा ने अपने पास के दो बुजुर्गों को देखा, जो बहुत ही प्यार से उस पेंटिंग को देख रहे थे, जैसे कि वे उसे समझ गए हों, लेकिन अरुणिमा को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने आस्तिक के कान के पास झुकते हुए कहा, आस्तिक, यह आर्टिस्ट ने सफेद कैनवास पर हरे पेड़ के बीच में लाल घर क्यों बनाया हुआ है? आस्तिक ने भी मुंह बनाते हुए अपने कंधे उचकाकर बोला, क्या पता, हो सकता है उसे नॉर्मल जंगल बनाना हो और उसका ध्यान भटक गया हो, इसीलिए उसने नॉर्मल जंगल की जगह अमेज़न का जंगल बना दिया। अरुणिमा ने अपना सर पीटते हुए कहा, आस्तिक, जब तुम्हें पेंटिंग की गहराई ही नहीं पता तो फिर देख क्यों रहे हो? आस्तिक मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, मुझे पेंटिंग के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन इस घर के बारे में मुझे जरूर पता है।
ऐसा घर मैंने अपने बचपन में ड्राइंग बुक में बनाया था। दो पहाड़ों के बीच झरना बह रहा है। ऊपर आसमान में उगता हुआ सूरज और पहाड़ के पास में एक झोपड़ी। इस घर को देखकर मुझे झोपड़ी वाली पेंटिंग की याद आती है। अरुणिमा उसकी बात सुनकर सच में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वह हंसते हुए कहती है, आस्तिक, ऐसी पेंटिंग इंडिया का हर बच्चा अपनी ड्राइंग बुक में बचपन में करता आया है और यह हमारे देश की नेशनल पेंटिंग है। तुम ड्राइंग बुक में की हुई उस नॉर्मल सी पेंटिंग को इस आर्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आस्तिक का इरादा सिर्फ अरुणिमा के चेहरे पर खुशी लाना था और वह इसमें कामयाब हो गया था। तभी वहां पर एग्जीबिशन के मैनेजर और जिसने वह पेंटिंग बनाई थी, वह आर्टिस्ट दोनों आए। आस्तिक को देखते हुए मैनेजर ने कहा, हेलो मिस्टर रायचंद, मुझे खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। थैंक यू सो मच हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। आस्तिक ने तुरंत मैनेजर की तरफ रुख किया, लेकिन इस बीच उसने अरुणिमा का हाथ नहीं छोड़ा। अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा। आस्तिक मैनेजर से हाथ मिलाता है और फिर आर्टिस्ट से हाथ मिलाते हुए उसने कहा, हेलो मिस्टर एंटोनियो, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। वैसे आप मेरी वाइफ को तो जानते ही हैं, मिसेज रायचंद। दरअसल मेरी वाइफ को आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आए और हम इसी बारे में बात कर रहे थे। क्यों स्वीट हार्ट, तुम कह रही थी ना तुम्हें मिस्टर एंटोनियो की बनी यह पेंटिंग बहुत यूनिक लग रही है और तुम्हें इसकी गहराई समझ में आ गई है। आर्टिस्ट एंटोनियो जब ये सुनता है तो वह एकदम से अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहता है, सच में मैडम, आपको मेरी पेंटिंग की गहराई समझ में आ गई है। वैसे ये बहुत ही जटिल पेंटिंग है और इसे समझना बहुत मुश्किल है। मैं कदर करता हूँ ऐसे लोगों की, जो पेंटिंग की भावनाओं को समझते हैं। आपको क्या नजर आया इस पेंटिंग में? अरुणिमा ने एक झटके में आस्तिक की तरफ देखा, जो शरारती नजरों से अरुणिमा को देखकर आंख मार देता है। उसके बाद उसने एंटोनियो के सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर तो परेशानी झलक रही थी। उसने घबराते हुए पेंटिंग को देखा और फिर आर्टिस्ट को देखते हुए कहा, पेंटिंग जी, मैं आस्तिक से कह रही थी कि आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है। दरअसल मुझे इस पेंटिंग में कुछ नजर आया है। कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ भावनाएं हैं, जो इसे बहुत अलग बनाती हैं। मैं वही देख रही थी। आस्तिक ने और मजे लेते हुए कहा, हाँ मिस्टर एंटोनियो, मेरी वाइफ सही कह रही है। ये तो कुछ बता भी रही थी पेंटिंग के बारे में, लेकिन वह इतने जटिल शब्द थे कि मेरी समझ में नहीं आए। अब एक पेंटर और उसकी पेंटिंग को समझने वाले कद्रदान के बीच की यूनिक बातों को मैं ना समझ क्या समझूं। तो स्वीट हार्ट, तुम क्या कह रही थी, तुम्हें क्या दिखा इस पेंटिंग में? बताओ तुम इसके आर्टिस्ट को। मिस्टर एंटोनियो भी जल्दी से बोले, जी मैडम, आप बताएं आपको क्या नजर आया ताकि मैं आपको और खुलकर बता सकूं कि मैंने ये पेंटिंग किस उद्देश्य से बनाई है। आस्तिक ने अरुणिमा को फंसा दिया था और अब जी आर्टिस्ट ने बनाया था। वो अरुणिमा से पेंटिंग के बारे में पूछ रहा था। अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है। उसने पहले तो गुस्से में आस्तिक को देखा, जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, और उसने अरुणिमा को देखकर एक आंख मार दी, जैसे कि अरुणिमा की हालत पर उसे मजा आ रहा हो। लेकिन एंटोनियो के चेहरे पर एक चमक थी। उसने अरुणिमा से कहा, बताएं मैडम, पेंटिंग में आपको क्या नजर आया है ताकि मैं इसकी पेंटिंग की गहराई को और अच्छे से समझ सकूं। अरुणिमा ने एक नजर उस पेंटिंग को देखा। उसे सच में इस पेंटिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ग्रीन कलर में रेड कलर का हाउस उसे कहीं से भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर तभी उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आ गई कि कला को समझने के लिए आंखों की नहीं, मन की जरूरत होती है, और जब मन की आंखों से किसी चीज को देखा जाता है तो उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अरुणिमा ने बहुत गौर से उस तस्वीर को देखा, लेकिन इस बार अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मन से। इसके बारे में सोचते हुए उसका चेहरा एकदम से भावहीन हो गया और उसने उस तस्वीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, एंटोनियो जी, ये तस्वीर सच में काबिले तारीफ है। जहां पर आपने दिखाया है कि कैसे इतने बड़े विशाल जंगल में एक घर अकेले जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये जानते हुए भी कि वहां उसके आसपास और कोई घर नहीं है। जैसे कि एक इंसान जो रहता तो लोगों के बीच में है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से अकेला रहता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद रहती है कि कोई उसके इस अकेलेपन को समझेगा। आपने इस जंगल के बीच में ये अकेला घर इसीलिए बनाया है ताकि इसके लाल रंग से ये महसूस हो सके कि इस घर के अंदर भी जीने की चाहत जिंदा है। एंटोनियो की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और आस्तिक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आर्टिस्ट एंटोनियो ने अपने दोनों हाथों से तालियां बजानी शुरू कर दी और एग्जीबिशन में सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आर्टिस्ट एंटोनियो की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने अपने चश्मे को हटाकर आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बात है मैडम, इतनी गहराई से आपने इस पेंटिंग की असली भावना को समझ लिया। मैं आप जैसे लोगों की सराहना करता हूँ। सच में आपने इस पेंटिंग की गहराई को बहुत अच्छे से समझा है। मैंने इस पेंटिंग को बनाया ही इसीलिए है ताकि ऐसे लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में आसानी हो जो लोगों के बीच में रहते हैं लेकिन अकेले रहते हैं। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने आस्तिक की तरफ देखा जिसे गर्व भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाकर अरुणिमा को गुड जॉब के लिए अपने हाथ का अंगूठा दिखाकर उसकी सराहना की। आर्टिस्ट एंटोनियो ने उस पेंटिंग को उतारा और अरुणिमा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैडम, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अरुणिमा एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी कीमत देखी थी, जिसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए थी। इस एक पेंटिंग को एंटोनियो उसे ऐसे ही गिफ्ट में दे रहा था। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, आप मुझे इसे ऐसे नहीं दे सकते हैं। ये तो बहुत महंगी पेंटिंग है, मैं इसकी कीमत दूंगी। लेकिन आर्टिस्ट ने जल्दी से अरुणिमा को रोकते हुए कहा, नहीं मैडम, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। इसकी कीमत का अंदाजा तो मैं आपके शब्दों से भी नहीं लगा सकता हूँ। जो आपने मेरी पेंटिंग की गहराई को समझा है, उसके लिए ये कीमत बहुत कम है। इसलिए मैं इसे आपको तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की तरफ देखती है जो आंखें झटक कर हाँ में सिर हिलाता है। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए उस पेंटिंग को ले लिया और एक कर्मचारी को दे दिया ताकि वो उसे पैक कर सके। तभी मैनेजर ने आस्तिक के कानों में कुछ कहा। आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा की तरफ देखते हुए बोला, अरुणिमा, तुम थोड़ी देर एग्जीबिशन का मजा लो, मुझे मैनेजर के साथ कुछ बात करनी है। कहाँ जा रहे हो? अरुणिमा ने तुरंत कहा तो आस्तिक ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उससे बोला, कहीं नहीं, बस यही हॉल के बाहर ही हूँ। कुछ जरूरी बात है, यहाँ नहीं हो सकती। तुम तब तक बाकी की पेंटिंग्स देखो, कोई और पेंटिंग पसंद आए तो तुम उसे खरीद सकती हो। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और आस्तिक मैनेजर के साथ उस एग्जीबिशन के बाहर पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही एक आदमी मौजूद था। उसने आस्तिक को देखकर उसे हेलो कहा और फिर एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये रहा आपका ऑर्डर। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी पसंद काबिले तारीफ है। हमें भी आपके लिए ऐसा यूनिक पीस बनाने में बहुत खुशी हुई। आस्तिक ने उस आदमी के हाथों से वो पैकेट लिया और उसके अंदर से वो सामान निकाल कर देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो जाती है। उसने बॉक्स बंद किया और उन लोगों को थैंक यू कहा। वो आदमी वहां से चला गया। उसके बाद मैनेजर कहते हैं, वैसे सर, आपने अच्छा दिन चुना है। मैडम काफी खुश नजर आ रही हैं। आस्तिक ने एक बार और अपने मंगवाए हुए सामान को देखा और उसे अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। फाइनली वो दिन आ गया। थैंक यू मैनेजर साहब मेरी मदद करने के लिए, वरना मैं इसके लिए प्लानिंग करता रह जाता। आस्तिक वापस एग्जीबिशन हॉल में आता है और अरुणिमा को ढूंढने लगता है लेकिन उसे अरुणिमा कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। उसने आर्टिस्ट एंटोनियो को कुछ और लोगों के साथ किसी दूसरी पेंटिंग के पास देखा लेकिन अरुणिमा वहां नहीं थी। आस्तिक का दिल एकदम से घबरा गया जब उसने अरुणिमा को हॉल में नहीं पाया। वो बेचैन होकर अरुणिमा को देखने लगा। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि कहीं इसके पीछे आरुषि का हाथ तो नहीं है। वो एकदम से घबरा गया। उसने तुरंत हॉल की तरफ कदम बढ़ाए और बेचैन होते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो तुरंत घबरा कर पीछे देखता है और अपने सामने अरुणिमा को देखकर वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। अरुणिमा उसके चेहरे पर डर देखकर खुद घबरा गई थी और जब आस्तिक ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो एक पल के लिए चौंक जाती है। आस्तिक उसे अलग करता है और बेचैन निगाहों से देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी? अरुणिमा उसकी घबराहट देखते हुए तुरंत बोली, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो गए? मैं वॉशरूम चली गई थी। अरे तुमने मुझे आर्टिस्ट एंटोनियो के साथ अकेला छोड़ दिया था और वो मुझे अपनी बाकी पेंटिंग्स के बारे में पूछने लगा था। मैं इतनी घबरा गई कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? आस्तिक ने आंखें बंद की और गहरी सांस छोड़ते हुए अरुणिमा से कहा, मुझे बिना बताए कहीं भी गायब मत हुआ करो। तुम जानती हो ना, मैं घबरा जाता हूँ। अरुणिमा उसके चेहरे पर डर देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो सूर्य ही था ना। वही बार बार मुझे नुकसान पहुंचाता था लेकिन अब तो वो मर चुका है। तो अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए ऐसे गायब हो गई थी।
अगली बार मैं कहीं भी जाऊंगी तो तुम्हें बताकर जाऊंगी। अरुणिमा ये कहकर मुस्कुरा देती है। आस्तिक ने उसे एक हाथ से अपने सीने से लगाया और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए अपने मन में कहा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं अरुणिमा की सूर्य तो सिर्फ एक मोहरा था, असली दुश्मन तो तुम्हारी बहन है। अरुणिमा उसके सीने से लगी हुई थी और वो आस्तिक की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकती थी। आस्तिक की अचानक से न मिलने पर वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी। उसने हैरानी से आस्तिक को देखा, पर तभी वहां पर मैनेजर स्टेज पर खड़ा हो जाता है और माइक पर अनाउंस करते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और आस्तिक और अरुणिमा भी उसे ही देखने लगते हैं। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लाने लगता है और मैनेजर साहब सबको देखकर माइक पर कहते हैं, इस एग्जीबिशन में अब एक खास अनाउंसमेंट होने वाली है, जो करेंगे हमारी ट्रस्टी साहब मिस्टर आस्तिक रायचंद। जैसे ही घोषणा हुई कि यहाँ के ट्रस्टी आस्तिक रायचंद कुछ कहना चाहते हैं, वैसे ही सबकी नजरें आस्तिक पर चली गईं, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। अरुणिमा अचानक हैरान रह गई कि आज तक यहाँ के ट्रस्टी ही, लेकिन साथ ही वह घबरा रही थी, ये देखकर कि आस्तिक कुछ घोषित करने के लिए मंच की ओर जा रहा था। अरुणिमा के हाथों पर पसीना आ गया था। वह अचानक घबराकर आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक मंच पर गया और मैनेजर के हाथ से माइक लेते हुए मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा। उसके बाद सबको देखते हुए उसने एक बार और धन्यवाद कहा, उसकी बात सुनने के लिए। फिर उसकी नजर अरुणिमा की तरफ गई, जो टकटकी लगाए बस उसे ही देखे जा रही थी। वह वायरलेस माइक को हाथ में लेते हुए अरुणिमा से मुस्कुराकर बोला, मैं कभी भी कुछ करने से पहले सोचने वाले इंसानों में से नहीं था और न ही फैसला लेने के बाद उन्हें बदलने वालों में से था। लेकिन मेरी जिंदगी में पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी चीजें हुई, जिन्होंने न सिर्फ मुझे बदल दिया, बल्कि मेरे फैसलों को भी बदल दिया। मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें गलत हुई, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था उसे मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन इंसानों के बस में हर चीज नहीं होती। पर जो चीज गलत हुई है, उसे तो मैं सही कर सकता हूँ ना। अरुणिमा हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी और आस्तिक एक एक कदम मंच से नीचे उतरते हुए अरुणिमा की तरफ बढ़ रहा था। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, आज की रात न सिर्फ इस होटल के लिए एक शानदार रात है, बल्कि इस पेंटिंग एग्जीबिशन ने इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना आज की खूबसूरत रात को और ज्यादा खूबसूरत बना दूं, क्योंकि इससे ज्यादा खास दिन मुझे और मिल ही नहीं सकता, जब इतने सारे लोगों के बीच किसी स्पेशल वन से अपने दिल की बात कहूँ और सबके सामने उसे यह बता सकूं कि वह मेरे लिए कितनी जरूरी है। अरुणिमा के मुंह से सिर्फ सांस निकल रही थी और उसकी आंखों की पलकें झपक ही नहीं रही थी। वह बस आस्तिक को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, लेकिन दिल में घबराहट थी। वह आस्तिक को देखकर निशब्द हो चुकी थी। आस्तिक उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे बोला, वह सिर्फ मेरे लिए जरूरी नहीं है, वह मेरी पूरी दुनिया है और उसके बिना मैं अपनी दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकता। वह बिल्कुल अपने नाम की तरह है, जिसने मेरी अंधेरी दुनिया में आकर उसे रोशन कर दिया और मैं अब उसे हमेशा अपनी दुनिया में रोशनी के साथ रखना चाहता हूँ। चाहे कोई भी पल हो, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, सुख दुख, खुशी गम, मैं चाहता हूँ कि वह रोशनी हमेशा मेरे साथ ही रहे। कुछ कड़वे एहसासों के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन अब मैं उसे अपनी दुनिया में वापस पाना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए वह मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन मैंने कभी उसे खुद से दूर जाने ही नहीं दिया। वह हर पल मेरे दिल के करीब थी, तो वह अभी भी मेरी वाइफ है। लेकिन दुनिया के लिए ऑफिशियली इस रिश्ते को एक नाम देना जरूरी है। इसलिए मैं अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पूरे हॉल में एक बार तालियां बजने लगी और अरुणिमा का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वह धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ी हुई और आस्तिक की तरफ कदम बढ़ाए, जो अपना हाथ बढ़ाए हुए उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। जैसे ही अरुणिमा आस्तिक के पास पहुंची, आस्तिक उसकी आंखों में देखने लगा, जहां पर अरुणिमा को सिर्फ अपने लिए प्यार ही नजर आ रहा था। अरुणिमा ने धीरे से उसके पास आते हुए कहा, क्या कर रहे हो, आस्तिक? सब देख रहे हैं। आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ सब देख रहे हैं, इसलिए तो दिखाना चाहता हूँ कि आस्तिक रायचंद तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और आने वाले 7 जन्मों तक तुमसे प्यार करता रहेगा। और मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि हम इसे ऑफिशियली अनाउंस करें, पर इस बार सही तरीके से। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। जब आस्तिक ने माइक दोबारा से मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया और अपने कोट की जेब में से एक लाल रंग का बॉक्स निकाला, जिसे देखकर अरुणिमा हैरान रह गई।
आस्तिक तुरंत उसके सामने एक घुटने के बल बैठ गया। उसने अपना एक घुटना जमीन पर रखा और दूसरे पंजे पर बेलेस बनाते हुए प्रपोज करने वाले अंदाज में उसके सामने बैठ गया। उसने छोटे से बॉक्स को खोला, जिसके अंदर एक हॉट शेप रेड डायमंड रिंग थी, जो बहुत ही यूनिक थी। अरुणिमा ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और वह एकदम से आस्तिक को देखने लगी। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। आस्तिक सबके सामने उसे प्रपोज कर रहा था, और सिर्फ लोगों के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने, क्योंकि मीडिया इसे लाइव कवरेज कर रही थी। इस समय यही सीन हेडलाइंस में लाइव चल रहा था। आस्तिक ने छोटे से बॉक्स को खोलते हुए अरुणिमा की तरफ बढ़ाया और अरुणिमा की आंखें एकदम से चमक उठी। उसके चेहरे पर वह खुशी आ गई जिसके लिए आस्तिक ने ये सब किया था। आस्तिक ने बॉक्स के अंदर से वह कीमती अंगूठी निकालते हुए अरुणिमा की तरफ बढ़ाया और उसके लाल पड़े हुए चेहरे को देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और इंतजार नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे की खुशी और दर्द दोनों समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या तुम मेरी जिंदगी में शामिल होगी? सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं, बल्कि मेरी लाइफ पार्टनर बनकर। अरुणिमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी लाख बुराइयां और सारी गलतियों को जानने के बावजूद भी, क्या तुम मुझे मौका दोगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो सकूं? आस्तिक का प्रपोजल बहुत ही यूनिक था। वह अरुणिमा से इजाजत मांग रहा था उसकी जिंदगी में शामिल होने के लिए। आस्तिक उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर रहा था, बल्कि वह अरुणिमा की जिंदगी में शामिल होना चाहता था। यह उसके प्रपोज की एक ऐसी लाइन थी जिसने अरुणिमा को एकदम से आस्तिक की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वह हैरान थी और खुश भी। हालांकि वह खुद भी आस्तिक से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि आस्तिक इतनी जल्दी यह सब कुछ प्लान करेगा। यहाँ तक कि उसने तो सोचा था कि आस्तिक शायद उसे 6 महीने या साल भर और गर्लफ्रेंड की तरह रखेगा और वे दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन आस्तिक की यही बात तो थी जो अरुणिमा को हमेशा हैरान कर जाती थी, वह कभी भी कुछ करने से पहले सोचता नहीं था। उसके लिए जो सही है, वह अभी है। और अभी इसी वक्त उसके लिए अरुणिमा सही थी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे सबके सामने अरुणिमा को प्रपोज कर दिया और उससे जवाब की उम्मीद रख रहा था। अरुणिमा का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें आस्तिक को भी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और गाल लाल हो गए। उसकी आवाज में खुशी थी और आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए मुस्कुराकर, खुद को रोने से रोकते हुए खुशी खुशी कहा, मुझे तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट है, मैं करूंगी तुमसे शादी। इसके साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे आस्तिक ने बहुत प्यार से थामते हुए उसकी रिंग फिंगर में वह प्यारी सी डायमंड रिंग पहना दी। इसी के साथ ही पूरे हॉल में छोटे छोटे पार्टी पॉपर्स फूटने लगे और पूरा कमरा रंग बिरंगे रिबन से भर गया। सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे और उन्हें बधाइयां दे रहे थे। आस्तिक खड़ा हुआ और अरुणिमा उसके सीने से लग गई। आस्तिक ने भी उसे गले से लगाया और हर तरफ सिर्फ उनके प्यार की एक खुशबू फैली हुई थी। अरुणिमा को लेकर गार्डन एरिया में खड़ा था और अरुणिमा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। आस्तिक के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी और अरुणिमा के हाथों में वो खूबसूरत अंगूठी सजी हुई थी जिसे आज आस्तिक ने बहुत ही प्यार से उसकी उंगली में पहनाया था और दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। अरुणिमा ने बहुत प्यार से उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तो तुम इसकी प्लानिंग कर रहे थे? कम से कम मुझे पहले बता तो देते। आस्तिक हंस पड़ा और उसने हंसते हुए कहा, सरप्राइज देने से पहले आपको बताता कौन है। उसके बाद आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों में वो खूबसूरत अंगूठी देखकर उसे छूते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अरुणिमा की मुस्कान और ज्यादा खिल गई। तभी आस्तिक के ड्राइवर का फोन आता है कि वो गाड़ी लेकर आ गया है, लेकिन अरुणिमा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे गाड़ी में नहीं जाना है। आस्तिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अरुणिमा बोली, यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पर अभी अभी तुमने मुझे सबके सामने प्रपोज किया है। कल सुबह हम दोनों के लिए बहुत भारी होने वाली है। मीडिया और सोशल मीडिया में हमारी ही बातें होंगी। ऐसे में मैं आज की रात तुम्हारे साथ सुकून से रहना चाहती हूँ। हाथों में हाथ डाले हुए बेपरवाही के साथ सड़क पर चलना चाहती हूँ। आस्तिक उसे घूरते हुए बोला, क्या कह रही हो अरुणिमा? हाथों में हाथ डालकर घूमने के लिए हम छोटे बच्चे हैं क्या? ये हमारी उम्र है ये सब करने की। उसकी बात सुनकर अरुणिमा की नजरें तीखी हो जाती हैं और उसने खींचते हुए आस्तिक से कहा, उम्र की बात तो तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर है, मिस्टर रायचंद। उम्र तो हमारी आशिकी करने की भी नहीं है, लेकिन कि ना हमने आशिकी
पिछले एक हफ्ते से अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो तुम मुझे। आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। सच में अरुणिमा उस पर भारी पड़ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर लेकर आया। अरुणिमा प्यार से उसके हाथों में अपने हाथों को फंसाती है और बहुत सुकून के साथ वो मुंबई की सुनसान सड़कों पर आस्तिक के साथ चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद अरुणिमा के पैरों में सैंडल नहीं थी। उसके पैर बिल्कुल खाली थे और आस्तिक के दूसरे हाथ में अरुणिमा के दोनों सैंडल टंगे हुए थे क्योंकि अरुणिमा के पैरों में सैंडल से दर्द होने लगा था। इसलिए आस्तिक ने उन्हें उतरवा दिया और खुद उसके दोनों सैंडल को अपने हाथ में लिए घूम रहा था। लेकिन इस बीच उसने अरुणिमा का हाथ एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा। जैसे ही वे लोग सड़क के पास पहुंचे, वहां उन्हें एक बेंच नजर आया जहां पर आस्तिक अरुणिमा को लेकर बैठ गया। क्योंकि वहां से सड़क थोड़ी ही दूर पर थी, इसलिए आस्तिक वहीं पास में अरुणिमा को लेकर बेंच पर बैठ गया। अरुणिमा ने अपना सर आस्तिक के कंधे पर रख दिया और वो वहां से गुजरती हुई एक दो गाड़ियों को देख रही थी जो रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से यहाँ पर आसपास पेड़ पौधों की ठंडी हवाओं ने उन दोनों को बहुत सुकून भी दिया। वे दोनों सुकून से बैठे ही थे कि एक बार फिर से अरुणिमा का फोन वाइब्रेट होने लगा। अरुणिमा ने अपने बैग में से फोन निकाला तो आस्तिक उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा ना फोन साइलेंट कर दो। मैं भी अपना फोन स्विच ऑफ कर चुका हूँ। अरुणिमा ने तुरंत फोन साइलेंट कर दिया। जैसे ही उन दोनों की प्रपोज की खबरें सोशल मीडिया पर गईं, अरुणिमा के जानकार और चाहने वालों ने उसे फोन और मैसेज करना शुरू कर दिया था। परेशान होकर आस्तिक ने भी अपना फोन बंद कर दिया था लेकिन अरुणिमा का फोन अभी बज रहा था। उसने अपना फोन साइलेंट किया और अपने बैग में रखते हुए बोली, मैं क्या करूं? मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास तो फिर भी फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, मेरे पास तो बिजनेसमैन के कॉल आ रहे हैं। अरुणिमा ये सुनकर मुस्कुराए लेकिन फिर उसकी मुस्कान एकदम से फीकी पड़ गई। उसने हैरानी से आस्तिक की तरफ देखा। उसे याद आया कि आस्तिक के पास कोई दोस्त नहीं है जो उसे कॉल करे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे फ्रेंड नहीं हैं? आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी। उसने अरुणिमा को देखते हुए हल्के से सर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मेरा बचपन हमेशा अकेलेपन के साथ ही गुजरा है। मुझे बचपन में कभी दोस्त बनाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने केवल खून खराबा ही देखा है। जब मैं 12 साल की उम्र का था तब मैंने अपना पहला मर्डर किया था। इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक विक्रम ही है जिसे मेरी इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उससे दोस्ती हो गई लेकिन उम्र के साथ वो भी अपनी दुनिया में बिजी हो गया और मैं फिर से अकेला हो गया। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ये जानने के बाद तो कोई मुझसे दोस्ती करना भी नहीं चाहता था। लोग मुझसे डरते थे, इसीलिए हमेशा मुझसे दूर रहते थे। अरुणिमा देख सकती थी कि आस्तिक अपने बचपन में कितना अकेला रहा है, इसीलिए उसे शायद अकेलेपन की आदत हो गई है। और शायद इसीलिए जब वो अरुणिमा से मिला तो उसके बाद वो अकेला नहीं रहना चाहता था। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और इस पल को महसूस कर रहे थे कि अचानक वहां पर एक बहुत तेज आवाज आई जिसने उनके इस प्यार भरे पल में खलल डाल दी। वे दोनों एक साथ सड़क की तरफ देखते हैं, जहां पर अभी अभी एक गाड़ी एक्सीडेंट करके गई थी और सड़क पर एक लड़की खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां कम थीं और लोग न के बराबर थे, इसीलिए अरुणिमा की नजर उस लड़की पर चली गई जो सड़क पर इस समय घायल हालत में पड़ी थी। अरुणिमा की अचानक सांस रुक गई। वो तेजी से खड़ी होते हुए उसकी तरफ भागी लेकिन इससे पहले कि आस्तिक उसके पीछे जा पाता, अरुणिमा एक्सीडेंट स्थल पर पहुंच गई जहां वो लड़की घायल हालत में पड़ी थी। उसने इस वक्त हुडी पहनी हुई थी इसलिए उसके बाल चेहरे पर आ गए थे जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अरुणिमा, क्या कर रही हो? रुको। आस्तिक ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक अरुणिमा उस घायल लड़की के पास पहुंच चुकी थी और उसने उसकी मदद करने के लिए उसे उठाया। पर जैसे ही वो उसे पलटती है, अरुणिमा खुद एकदम से स्थिर हो जाती है और आस्तिक अपनी जगह पर बिल्कुल जमसा जाता है। आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और अरुणिमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। आस्तिक का दिल अचानक से धड़कने लगा और वो चौंक गया क्योंकि उस हालत में दिख रही लड़की हूबहू अरुणिमा जैसी ही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1 घंटे बाद अरुणिमा अस्पताल के वेटिंग एरिया में थी और उसकी नजर उस इमरजेंसी वार्ड के बाहर थी जिसके अंदर वो घायल लड़की थी। अरुणिमा की नजरें एक पल के लिए भी उस वार्ड के दरवाजे से हट नहीं रही थी। वहीं अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में खड़ा आस्तिक की नजरें सिर्फ अरुणिमा पर ही थी। उसने अपने कदम हल्के से पीछे लिए और खिड़की की तरफ चला गया।
उसने अपना फोन निकाला और अगले ही पल उसने अरुणिमा के पिता को कॉल कर दिया। क्योंकि अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हुई थी और मिस्टर मेहरा इस वक्त अमेरिका में थे, जहां पर रात हो रही थी। इतनी रात को आस्तिक का फोन आया देख मिस्टर मेहरा हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी से कहा, हेलो आस्तिक, तुम इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? लेकिन आस्तिक ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अरुणिमा और आरुषि दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। वे दोनों एक जैसी हैं। जब मैं आपसे आरुषि के बारे में पूछ रहा था तब आपने कहा था कि वो बिल्कुल अरुणिमा जैसी नहीं लगती। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? डॉक्टर अंदर उस औरत की जांच कर रहे थे, जबकि आस्तिक बाहर खड़ा था और उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। उसकी नजरें सिर्फ अरुणिमा पर ही टिकी हुई थीं, जिसकी खुद की आंखें विश्वास और हैरानी के साथ उस लड़की को देख रही थी। वो लड़की उसके जैसी दिखती थी, कम से कम बहुत हद तक उसके जैसी ही दिखती थी। लेकिन वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कोई उसके जैसा कैसे दिख सकता है। ये उसकी आंखों का धोखा नहीं था। पूरे रास्ते वो लड़की घायल हालत में उसके पास ही थी। आस्तिक उसके चेहरे की घबराहट समझ सकता था, लेकिन इस वक्त उसे किसी और से बात करना ज्यादा जरूरी था। वो अपना फोन लेकर गैलरी के सबसे कोने पर चला गया और वहां से उसने मिस्टर मेहरा यानी कि अरुणिमा के पिता को फोन किया। ब्रिजेश मेहरा इस समय अमेरिका में थे। जब उन्होंने आस्तिक का फोन इतनी रात को देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने आस्तिक से इसकी वजह पूछी, तो सामने से आस्तिक ने गुस्से में कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आरुषि बिल्कुल दिखने में अरुणिमा जैसी है? जब मैंने आपसे आरुषि के बारे में पूछा था तो आपने ये क्यों कहा कि वो बिल्कुल अरुणिमा के जैसी नहीं लगती, बल्कि वो दोनों जुड़वा होने के बावजूद भी एक जैसे नहीं दिखते हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मिस्टर मेहरा? और इस बार मुझे सच जानना है। ब्रिजेश मेहरा थोड़े घबरा गए। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि आरुषि अरुणिमा जैसी दिखती है? तुम ये बात इतने दावों के साथ कैसे कह सकते हो? आस्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त मैं अस्पताल में हूँ और अरुणिमा के साथ एक घायल लड़की को अस्पताल लेकर आया हूँ, जिसकी शक्ल अरुणिमा के जैसी है। कोई भी उन्हें देखकर बता सकता है कि वो जुड़वा हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि अरुणिमा की कोई हम शक्ल हो सकती है, लेकिन इस तरीके से एक लड़की का उसके सामने आना, वो भी उसकी ही शक्ल का, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप मुझे बताएं, मिस्टर मेहरा, क्या सच है? क्या सच में आरुषि अरुणिमा के जैसी नहीं दिखती? और जो लड़की हमारे सामने है वो सिर्फ उसकी हमशक्ल है या बात कुछ और है? मुझे इस बार सच जानना है। ब्रिजेश जी के हाथ पैर ठंडे हो गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुमने किसी लड़की को देखा है जो अरुणिमा की जैसी दिखती है? आस्तिक, कहीं उस लड़की के बाल घुंघराले तो नहीं हैं? और उसके माथे के ऊपर जख्म का निशान तो नहीं है? आस्तिक ने याद किया और तुरंत कहा, हाँ, उसके बाल घुंघराले हैं और माथे पर जख्म का निशान भी है। मिस्टर मेहरा, आपके इस सवाल का क्या मतलब है? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये लड़की आरुषि ही है, अरुणिमा की जुड़वा बहन? अगर ऐसा है तो आपने मुझे ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई जब मैं अरुणिमा से डिवोर्स के बाद आपसे बात करने आया था और मैंने आपसे आरुषि के बारे में पूछा था? तब आपने मुझसे क्यों कहा कि आरुषि बिल्कुल भी अरुणिमा जैसी नहीं है? मैं बेवकूफ पिछले 1 साल से उस लड़की की तलाश कर रहा हूँ जो अरुणिमा की जुड़वा बहन है लेकिन उसके जैसी नहीं दिखती। अगर आपने मुझे उसी दिन सच्चाई बता दी होती तो शायद मैं अब तक आरुषि को ढूंढ लेता। बताए, मिस्टर मेहरा, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ब्रिजेश जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आस्तिक, पहले तुम शांत हो जाओ और आराम से मेरी बात सुनो। देखो, इस वक्त अरुणिमा तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि। इतना कहने के बाद ब्रिजेश जी रुक गए, लेकिन आस्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि क्या, मिस्टर मेहरा? ये मत कहिएगा कि मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा और आरुषि वही लड़की है जो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। ब्रिजेश जी ने कहा, अगर उस लड़की के माथे पर जख्म के पुराने निशान हैं तो समझ लो कि वही आरुषि है। और तुम्हें उससे चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम्हें अरुणिमा को उससे बचाना होगा। आस्तिक ने अपना माथा पीट लिया। उसने गुस्से में कहा, मिस्टर मेहरा, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे ये बात 1 साल पहले क्यों नहीं बताई? मैं 1 साल से आरुषि को तलाश कर रहा हूँ और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो शायद मैं आरुषि को अब तक ढूंढ चुका होता और हालात कुछ और होते। मुझे अरुणिमा से इतने लंबे समय तक दूर नहीं रहना पड़ता। जब मैंने आपसे कहा था ना कि अरुणिमा की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर आपने मुझे ये बात क्यों छुपाई? बताए, मुझे जवाब दीजिए। ब्रिजेश जी बोले, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो मुझसे नहीं, अपने बाप से जाकर पूछो।
आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो गईं और उसका दिमाग तुरंत केंद्रित हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब है आपका कि मैं इस बारे में पुष्कर रायचंद से जाकर पूछूं? उनका इन सब से क्या लेना देना है? अरुणिमा मेरी जिम्मेदारी थी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी थी, तो फिर आप मिस्टर रायचंद से इस बारे में क्यों कह रहे हैं? ब्रिजेश जी के सामने से भारी भरकम लेकिन गुस्से भरी आवाज आई, पागल मत बनो। मैं अपनी अरुणिमा के लिए रिस्क नहीं ले सकता था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए था और मैं तुम्हें बताना भी चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरे पास तुम्हारे बाप का फोन आया और उन्होंने जो मुझसे कहा, उसके बाद मैं क्या करता? दुनिया का कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के बारे में जानते हुए भी मैंने अपनी अरुणिमा की शादी तुम जैसे इंसान से करवाई थी, जबकि मैं जानता था कि इस शादी में बहुत रिस्क है, बहुत खतरा है। और मैं ये भी जानता था कि अरुणिमा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी शादी तुमसे करवाई थी सिर्फ इसलिए ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे। और इसकी जिम्मेदारी ली थी तुम्हारे पिता ने। पर जब 1 साल पहले तुम्हारा अरुणिमा के साथ डिवोर्स होने वाला था, तब तुमने अरुणिमा को चुना था, ना कि अपने पिता के काम को। और इसी बात से तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारे और उनके रिश्ते के बीच की दरार की वजह अरुणिमा बनती है तो वो अरुणिमा को जान से मार देंगे। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उसकी शादी माफिया खानदान में की थी। पर जब वही लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे तो मैं उसे बचाने के लिए कहाँ जाऊं? इसीलिए मैंने पुष्कर रायचंद के साथ एक सौदा किया, जिसके मुताबिक तुम्हारे और अरुणिमा के तलाक के बाद भी वो अरुणिमा की हिफाजत करेंगे और बदले में अरुणिमा तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। आस्तिक को इस वक्त पुष्कर रायचंद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने ब्रिजेश जी से गुस्से में कहा, अरुणिमा और मेरे डिवोर्स के बाद जब मैंने आपसे आरुषि के बारे में पूछा था, तब मैंने आपसे कहा था कि अरुणिमा की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। भले ही वो और मैं इस वक्त एक साथ नहीं हैं, लेकिन अरुणिमा की हर एक पल की खबर मुझे होती रहेगी। तो फिर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मिस्टर रायचंद पर भरोसा किया। क्यों किया आपने ऐसा? ब्रिजेश जी गुस्से में बोले, पागल मत बनो। आस्तिक कैसे करता मैं तुम पर भरोसा? तुम्हारे पास उस वक्त अरुणिमा की जिंदगी से जाने के बाद तुमने अपने पिता का बिजनेस और उनका कारोबार सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि तुमने माफिया की कुर्सी भी छोड़ दी थी और एक सीधे साधे बिजनेसमैन बनने चले गए थे। ऐसे में अपनी बेटी के लिए तुम पर कैसे भरोसा कर सकता था? और जहां तक बात रही आरुषि की सच्चाई तुम्हें न बताने की, तो इसके लिए भी मुझे तुम्हारे पिता ने ही कहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम आरुषि को तलाश करो लेकिन वो तुम्हें न मिले। इसी वजह से उन्होंने ही मुझसे कहा था कि वो इसी शर्त पर अरुणिमा की हिफाजत करेंगे कि मैं तुम्हें आरुषि की गलत जानकारी दूं। पर इतना सबके बाद भी आखिर हुआ वही जो होना था और आरुषि अरुणिमा तक पहुंच गई है। मैं तुम्हें बस एक ही बात के लिए आगाह करूंगा, आरुषि को हल्के में मत लेना। डॉक्टर और नर्स उसे महिला की जांच कर रहे थे जबकि आस्तिक बाहर ही खड़ा था और उसकी नजर सिर्फ अरुणिमा के ऊपर थी, जिसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट आस्तिक साफ महसूस कर पा रहा था। अरुणिमा के दिमाग में भी इस वक्त बस उसी औरत का ख्याल था, जिसका चेहरा बहुत हद तक उसके जैसा ही लगता था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? वो इकलौती थी, उसके जैसे दिखने वाली कोई और लड़की कैसे हो सकती है? आस्तिक अरुणिमा के पास आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, तुम ठीक हो? अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ नहीं देखा बल्कि उसकी नजर अभी भी इमरजेंसी वार्ड की तरफ ही थी। आस्तिक ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो, हमें घर वापस जाना है, बाकी चीज पुलिस हैंडल कर लेगी। अरुणिमा ने हैरानी से आस्तिक की तरफ देखा और बोली, लेकिन हम उसे अस्पताल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक का चेहरा सख्त हो गया। उसने परेशानी से दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम उसे अस्पताल तक लाए हो ना, बस अब बाकी की चीज हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस देख लेगी। वो उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देंगे। तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आस्तिक ने इतनी सख्त लहजे में ये बात कही थी कि अरुणिमा हैरान हो गई। उसने हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुमसे बस एक बात ही कही है कि हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। हम उसे अस्पताल लेकर आए हैं और तुमने देखा नहीं, वो मेरी जैसी दिखती है। नहीं, वो तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती, आस्तिक एकदम से उसे चिल्लाते हुए कहता है। अरुणिमा उसे देखकर हैरानी से कहती है, क्या हुआ आस्तिक? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आराम से बात करो, ये हॉस्पिटल है। अरुणिमा आस्तिक के ऐसे व्यवहार से एकदम घबरा जाती है।
आस्तिक ने जब देखा कि वो घबरा रही है तो उसने तुरंत खुद को शांत किया और गहरी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। पर मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और तुम भी तो थक गई होगी। हमें घर जाना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। जहाँ तक बात रही उस लड़की की, तो तुमने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है ना, अब जो भी होगा वो पुलिस देख लेंगे। अरुणिमा आस्तिक का व्यवहार देख रही थी। उसके मन में बहुत सारी बातें थीं। उसे उस लड़की को देखना था और समझना था कि वो लड़की सच में उसकी जैसी दिखती है या फिर ये उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन इस वक्त उसके लिए जरूरी था कि आस्तिक को परेशान न करे। इसलिए उसने आस्तिक के साथ वापस जाने का फैसला किया और सोचा कि कल आकर वो उस लड़की से आराम से बात कर लेगी। लेकिन आखिरी बार उसने एक उम्मीद के साथ इमरजेंसी वार्ड की तरफ देखते हुए आस्तिक से कहा, क्या हम बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकते? मैं बस पूछना चाहती हूँ कि वो ठीक तो है ना? जो भी बात होगी डॉक्टर इन्फॉर्म कर देंगे, अब चलो यहाँ से। कहते हुए आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लिफ्ट की तरफ ले जाता है। अरुणिमा हैरानी से पीछे की तरफ इमरजेंसी वार्ड का बंद दरवाजा देख रही थी, लेकिन वो आस्तिक को और ज्यादा नाराज और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो आस्तिक के साथ वापस होटल आ गई। आज की शाम जो वो आस्तिक के साथ सुकून और अकेलेपन में बिताना चाहती थी, वो इस एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गई। सुबह होने वाली थी। आस्तिक अरुणिमा को लेकर पार्किंग एरिया में आता है, जहां पर पहले से ही आस्तिक की गाड़ी मौजूद थी। आस्तिक उसे गाड़ी में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। अरुणिमा देख सकती थी कि आस्तिक का चेहरा खिड़की की तरफ था और वो किसी बात से नाखुश नजर आ रहा था। अरुणिमा को लगा शायद आज रात की जो उनकी खूबसूरत शाम थी, उसे बर्बाद करने के लिए आस्तिक उसे जिम्मेदार ठहरा रहा है। वैसे भी आस्तिक ने उसे स्पेशल फील करवाने के लिए न जाने क्या क्या किया था, और जब आखिरी वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, तो अरुणिमा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक के बाजू पर अपना हाथ रखा। आस्तिक ने एकदम से अरुणिमा की तरफ पलटकर देखा तो अरुणिमा ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमारी खूबसूरत शाम बर्बाद हो गई। आस्तिक ने तुरंत अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे एक हाथ से अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि ये सब तुम्हारी गलती है? इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा निराश जरूर हूँ क्योंकि आज रात हमारी स्पेशल रात थी जो हम दोनों साथ बिताने वाले थे, लेकिन ये खराब हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तुम्हारा दोष है। ऐसा कहते हुए आस्तिक ने अरुणिमा के हाथों को चूम लिया, जिसमें उसने प्यार से उसे प्रपोज करते वक्त रिंग पहनाई थी। अरुणिमा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर ऐसा है तो फिर तुम उदास क्यों दिख रहे हो? आस्तिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, जो भी है वो जरूरी नहीं है। मैं बस कुछ सोच रहा हूँ, उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं नाराज हूँ। पर मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बस मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अरुणिमा ने पूछा, क्या तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? वो एक्सीडेंट वाली लड़की, जिसका चेहरा मेरे जैसा दिखता है? आस्तिक की भौहें चढ़ गईं। उसने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा उस लड़की के बारे में कोई बात की। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। तुम सबसे अलग हो, सबसे यूनिक, और मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये चेहरा, ये आंखें, ये होंठ और ये गाल, ये दुनिया में सिर्फ वन पीस है जो सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम्हारे जैसा कोई और हुआ भी, तो वो ओरिजिनल नहीं बल्कि कॉपी होगा। और कोई डुप्लीकेट चीज आस्तिक रायचंद की अटेंशन डिजर्व नहीं करती। आस्तिक की फिलॉसफी जैसी बातें सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आस्तिक धीरे से आगे बढ़कर अरुणिमा के होठों को किस करने लगा और अरुणिमा ने भी आस्तिक को वैसे ही बैक किया। अगली सुबह अरुणिमा बेड पर बैठी हुई थी और वो सामने आस्तिक को ही देख रही थी, जो तैयार हो रहा था। उसने अरुणिमा की तरफ मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें जो भी मंगवाना हो, तुम सर्वेंट से कह सकती हो। मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। अरुणिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। आस्तिक वहां से चला जाता है। लेकिन अरुणिमा जैसे ही बैग से नीचे उतरती है, उसके जहन में अचानक से कल रात की सारी घटनाएं ताजा हो जाती हैं। उस लड़की को कार से टक्कर मार दी गई थी, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था, और उसका चेहरा अरुणिमा के चेहरे से मिलता जुलता होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। असल जिंदगी में तो ये पॉसिबल भी नहीं है।
हाँ, फिल्मों में होने की बात अलग होती है। आस्तिक के बाहर जाने के बाद ही अरुणिमा तुरंत तैयार होती है और उसके बाद वह अस्पताल के लिए निकलने वाली होती है। वो उस लड़की से बात करना चाहती थी और यही उसके पास मौका था। उसने देखा था कि आस्तिक किस बात से कितना नाराज होता है, इसलिए उसने आस्तिक को इस बारे में बताया ही नहीं। वो तैयार होकर सीधे मेंशन के बाहर आती है, जहां पर उसके लिए गाड़ी और ड्राइवर पहले से ही मौजूद थे। वो गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को कंपनी चलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही उसकी कार कंपनी पहुंचती है, वो लिफ्ट से होते हुए सीधे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है और उसके बाद पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वहां से वो टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जाने का फैसला कर लेती है क्योंकि वो उस लड़की से मिलना चाहती थी। न जाने क्यों अरुणिमा के दिल में कई सवाल थे जो वो उस लड़की से पूछना चाहती थी। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग पे मैसेज अधूरा छोड़ दिया था, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही थी इसीलिए। तो अभी तक आपने कहानी सुनी, कहानी कुछ एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। आस्तिक अरुणिमा की ये वाली कहानी ख़त्म होगी और मैं उनकी एक दूसरी कहानी शुरू करूँगी। उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल दूंगी। अगर मैंने अभी से बता दिया तो इस वाली स्टोरी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो आप इस वाली कहानी पे फोकस कीजिए। जब ये ख़त्म होगा तो क्या है कहानी, कैसी है कहानी और क्या होगा उसमें आगे, ये सब मैं आपको तब बताऊंगी। इसके अलावा किसी और की कोई इच्छा है तो मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, लाइक कमेंट तो करना ही बनता है। और कमेंट में मुझे ये भी बताइए आपको कहानी कैसी लगी है। मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड।